हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट नेक्स्ट के बारे में। और हम इससे पढ़ रहे थे परमाणु संरचना प्रारंभिक। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बोर का जो परमाणु मॉडल था, जिसे कि अंततः एक्सेप्ट कर लिया गया। आपने लास्ट में पढ़ा था सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। दो बातें एक्स्ट्रा इन्होंने बता रखी थी। पहली बात तो थी कि अंतर्वेदी कक्षाएं पाई जाती हैं और कोशों का उपकोशों में विभाजन। कोश की अगर हम बात करें तो कोश को जिसे कि हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। इस ऑर्बिट को के एल एम एन से निरूपित किया जाता है। और जो उपकोश में डिवीजन है, के में एक ही है यस, यल में दो कोश है यस और पी, यम में 3 उपकोश है एस पी डी और यन में 4 उपकोश है एस पी डी एफ। और इस तरह से सोमरफील्ड ने कोशों का उपकोशों में विभाजन किया। और ये भी हम एक पॉइंट और जान लेंगे भैया, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इन कोशों में और उपकोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। पहला नियम कहता है इलेक्ट्रॉन वितरण की बोरबरी योजना में पहला नियम है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है। मतलब किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां पर n का मतलब है कोशों की संख्या या ऑर्बिट की संख्या, या कोश को ही कभी कभी कक्षा भी कह देते हैं, या इसी को ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। आगे देखते हैं कैसे। इन्होंने कहा अगर पहले कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहला यहाँ पर रखेंगे और पहले को रखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। यानी कि अगर ये परमाणु है यन ये परमाणु है तो इसके प्रथम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2 हो सकती है। और अगर कोशों की संख्या दूसरी बात की है 2 रख दिया तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, ये बात बताई गई। इस दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2n² के अनुसार। तीसरे पॉइंट में बताया गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे, यानी कि 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी कि तीसरे कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो 18 हो सकती है। और चौथे में इन्होंने कहा 32 हो सकती है। चौथा कोश जिसको कि हम क्या बोल देते हैं यन, ये है के यल यम यन। चौथे ने कहा है 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आप 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं। ये 2n² के अनुसार होगा। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखेंगे भैया, यहाँ पे यह नियम जो दे रखा है, यह नियम केवल चौथे कोश तक ही प्रभावी है। यह नियम केवल चौथे कोश तक ही प्रभावी है। और चौथे से अगर 5वें कोश में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 32 ही होगी, यानी कि 32 से अधिक आप नहीं भर सकते। इसके बाद सारे कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अधिकतम 32 ही होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। आप देखते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने तक कोई आपत्ति नहीं है। बात क्लियर है। तो पहले में 2 भर लिया और दूसरे में हमने 8 भर लिया, 5 6 7 8। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और इन्होंने कहा कि तीसरे कोश तक 8 इलेक्ट्रॉन भरने तक कोई आपत्ति नहीं है। तीसरे कोश तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर लिया, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखते हैं।
तीसरे नियम में इन्होंने कहा कि तीसरे में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं जबकि उससे भी अगले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि तीसरे या उसके बाद वाले कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं जबकि उससे अगले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि ये तीसरे के बाद चौथा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो हम तीसरे वाले कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और कहाँ तक भर सकते हैं? तीसरे कोष में 18 तक भर सकते हैं। क्लियर? 18 तक भर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर किया गया। तो ये तीसरा नियम क्लियर हो गया। चौथे नियम में इन्होंने क्या कहा कि चौथे कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं। यानी कि चौथा कोष ये है, 32 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। इसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं जबकि इससे भी अगले वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे भी अगले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब अगर आपने ये तीसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, यहां तक तो आपने 18 भर लिया, यहां तक तो आप 18 भर लेते हैं। चौथे कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर पाएंगे इसमें, यानी इसमें भी हम 18 तक भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां भी 18 तक हम भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 18 तक भर लेंगे। तीसरे कोष में 18 तक भर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर भरना है तो हम इससे भी अगले वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमारे पास और इससे भी अगले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम इसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर कहा गया। बात समझ में आ गई? यानी कि तीसरे कोष तक तो आपने 18 भर दिया, चौथे में भी 18 भर दिया, लेकिन चौथे में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर पाएंगे जबकि इसमें क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसमें क्या हो, आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो, तभी हम 18 प्लस कर सकते हैं, तभी 18 प्लस 32 तक कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर। यहाँ तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं भैया, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। बोरबरी नियम के अपवाद, कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्रोमियम 24, क्रोमियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कोषों के अनुसार तो 2, 8, 12 और 2 आते हैं। ये तो नियमतः है, ये नियम से है, बट ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा 2, 8, 13 और 1 लिखा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये एक्सेप्शन के रूप में काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें 29 कापर है, कापर की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम से अगर हम बात करें तो 2, 8, 17 और 2, 8, 2, 10, 10, 20, 20, 9, 29, ठीक हो गया। ये तो नियम से है, नियम से बोरबरी के नियम के अनुसार है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर इसको 2, 8, 18 और 1 के रूप में लिखा जाता है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये भी अपवाद है और यहाँ पर ये भी अपवाद है, ये याद रखेंगे। एक और भी है भैया 46 पैलेडियम, और इसका निकालते हैं तो क्या आएगा, नियम से तो ऐसा होना चाहिए, नियम से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट ये भी एक्सेप्शन है। ये 2, 8, 18 और ये 18 के रूप में लिखा जाता है, इसे याद रखेंगे। ये बहुत पूछ लिए जाते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो तीनों एक्सेप्शन आप बिल्कुल याद रखेंगे। बोरबरी नियम के ये अपवाद हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। आयनों का मतलब हो गया धन आयनों या ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये एल्यूमिनियम आयन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे। सिंपल सा है, बहुत आसान तरीका। अगर 3+ है इसका मतलब क्या है, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो बचता है इसके पास 10, इसका तो 13 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हो गया 2 और 8, ये हो गया। तो उतने धनायनों को हम घटा करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ऋणायन में क्लोरीन हो गया आपका, क्लोराइड आयन। अगर एक आयन है इसके ऊपर ऋणायन तो कैसे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, रियल में तो ये होता है 17, एक ऋणायन इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया, 18 हो गया, यानी 2 8 8, ये होगा आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो धनायनों या ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, पॉजिटिव है तो कम कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो कम कर देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे, इतनी बातें हैं। 2 ही बात क्लियर याद रखना है धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, प्लस चार्ज कम कर देंगे, माइनस चार्ज जोड़ लेंगे, और इस तरह से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अगला है भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में स्थिति। तो आवर्त सारणी में अगर आप ध्यान दें तो इसे आवर्त में और समूह में डिवाइड किया गया है, आवर्त और समूह। और कितने समूह बनाए गए हैं कि फर्स्ट आवर्त, सेकंड आवर्त, थर्ड आवर्त, फोर्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त, सिक्स्थ आवर्त, और ये हो गया 7th आवर्त। और ये हो गया फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड समूह, फोर्थ समूह, फिफ्थ समूह, ये हो गया आपका 6th समूह, ये हो गया 7th, ये हो गया 8th समूह। तो कुछ इस तरह से आवर्त सारणी आपकी बनी हुई है। जो आवर्त सारणी है, मूल आवर्त सारणी मेंडलीव की, वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और वहां पर देखेंगे फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन को रखा गया है, और शून्य में अगर बात करें फर्स्ट में तो हीलियम को रखा गया है, और इसी तरह से सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम बोरान यहाँ रहेगा, सॉरी, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे ये है नियान। तो ये है आपका नियान 10 है। तो कुछ इस तरह से सारे एलिमेंट को इस समूह में रखा गया है, आवर्त में रखा गया है। चार्ट बनाने का मेरा मतलब यही था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी हुई है उस पे 8 समूह बनाए गए हैं, लास्ट में 0 समूह है, और 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। और इसे समझाने के लिए हमने इसे बताया है। इस नियम में क्या कुछ बताया गया है आवर्त सारणी के अनुसार। पहली बात, पहले पॉइंट में क्या कहा, जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसकी आवर्त संख्या होगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम, सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2 8 1 मिला, राइट। इसका मतलब यहाँ पर 3 कोषों में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर आवर्त संख्या क्या होगी, आवर्त संख्या, सोडियम की आवर्त संख्या, आवर्त संख्या क्या मिलेगी आपको, 3 होगी। पहले नियम के अनुसार ये इस बात की पुष्टि होती है। तो जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही उसकी आवर्त संख्या होगी, बात क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, यदि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और पिछले कोष पूर्ण रूप से भरे हों, पूर्ण रूप से भरे हों, तो वह तत्व 0 समूह का तत्व होगा, याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे भैया कैसे, जैसे
18 आर्गन आप देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 8 2 10 8 18, यानी कि पूर्ण रूप से पहला कोष दूसरा कोष भरा हुआ है, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये किस समूह का तत्व है? शून्य समूह का तत्व है। इस बात की पुष्टि होगी। क्लियर। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं 36 क्रिप्टॉन का, और इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 18 और 8 आएगा। तो ये पहला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ, दूसरा कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ, तीसरा कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ, इसलिए ये किस समूह का तत्व होगा? शून्य समूह का तत्व होगा। यह दूसरे पॉइंट में बताया गया। क्लियर। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। एक पॉइंट और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि यदि दो बाह्यतम कोष अपूर्ण हो, बाह्यतम कोष अपूर्ण हो और दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों के योग से 8 घटाने पर, 8 तो घटाए थे पहले भी हम, लेकिन यहाँ क्या शब्द कह रहा है? 8 घटाने पर अंतर 8 9 10 आता है, 10 आता है, तो ऐसे तत्व 8वें समूह का तत्व होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे 26 है आयरन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2 8 14 2। यहां पर देखिए ये भरा हुआ, दो कोष अपूर्ण है, तो दोनों को अगर हम योग करते हैं तो कितना आएगा? 14 + 2 - 8, तो ये आएगा कितना? ये 8वें समूह का होगा। 8वें समूह का, ये याद रखेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। 27 है आपका निकिल का, निकालेंगे तो 2 8 15 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 9 आएगा, निकालेंगे तो इसका मतलब ये 8वें समूह का हो गया ये भी। और है आपका 28 का है कोबाल्ट का, निकालेंगे तो 2 8 16 2, यानी यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आएगा 10, और इसका मतलब ये भी क्या हो गया? 8वें समूह का तत्व हो गया। ठीक है। सवाल में लिखा गया है यदि दो बाह्यतम कोष अपूर्ण हो और दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों के योग से 8 घटाने पर अंतर 8 9 10 आता है, तो ऐसे तत्व 8वें समूह का तत्व होते हैं। आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आपको आया होगा। अभी हम थोड़ा सा संयोजकता को लेकर के भी इसको देख लेते हैं, बोरबरी की योजना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता में क्या संबंध है। बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया गया है उसका संयोजकता से क्या रिलेशन है, इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट भैया, क्या पॉइंट? पहले पॉइंट में ये बताया गया कि जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तथा सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हों, तो उसकी संयोजकता शून्य होती है। क्या कह दिया गया भैया? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तथा पिछले कोष पूर्ण रूप से भरे हुए हों, तो उसकी संयोजकता शून्य होती है। कैसे शून्य होती है? एक एग्जांपल देखते हैं भैया। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्रिप्टॉन लिया था, क्रिप्टॉन ले लेते हैं हम, क्रिप्टॉन 36, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 18, ये हो जाएगा 28, और लास्ट में है 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो लास्ट वाले में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि पिछले कोष भरे हों, यदि पिछले कोष पूर्ण रूप से भरे हों, तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यदि पिछले कोष पूर्ण रूप से भरे हों तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक 11 सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1, तो ये वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ, ये वाला कोष, तो
एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, एक संयोजी हो गया, एक संयोजी हो गया। ठीक है, और इसी तरह से 12 आप मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 आएगा, ये पूर्ण रूप से भरे हुए दोनों। लास्ट में 2 है तो ये हो जाएगा द्विसंयोजी, द्विसंयोजी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए एल्यूमिनियम का, इसका करेंगे 2 8 और 3, ये हो गया त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं 14 सिलिकॉन का, और इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 2 8 4 चतुसंयोजी, चतुसंयोजी होंगे। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। ठीक है, यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 आती है तभी यह नियम मान्य है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे तभी ये हमारा नियम सही साबित होगा। क्योंकि अभी ये बात, इसके बाद हम एक और पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, वहां पे आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करता, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यह नियम तभी मान्य है जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के अंतिम कोश में संख्या 1 2 3 और 4 आती है, तभी यह नियम मान्य है। नेक्स्ट भैया तीसरा पॉइंट, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता में तीसरा पॉइंट क्या कहा गया। यदि पिछले सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हों तथा अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 और 7 आती है तो उसकी संयोजकता 8 से घटाने पर प्राप्त होगी। यानी पिछले सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हों तथा अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 और 7 आती है तो उसकी संयोजकता 8 से घटाने पर प्राप्त होगी। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। यहाँ पे 15 फास्फोरस लेता हूं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 5 आएगा। यानी कि यहाँ पर 5 आया ना, 5 6 और 7 3 संख्या में अगर आता है तो क्या करेंगे, इसकी संयोजकता प्राप्त करने के लिए 8 में से 5 घटाएंगे यानी 3 आएगा, और 3 आएगा, इसका मतलब हो गया त्रिसंयोजी। ये कैसा एलिमेंट है, त्रिसंयोजी एलिमेंट है, ये क्लियर हो गया। और सल्फर का 16 सल्फर का देख लेंगे तो 2 8 6, यानी यहां पर भी हम 8 से 6 घटाएंगे तो आएगा ये 2, यानी द्विसंयोजी हो गई, द्विसंयोजी। ये भी बात क्लियर हो गई। और इसी तरह से आपका क्लोरीन का अगर देखा जाए तो आएंगे 2 8 और 7, यानी यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 8 से 7 घटाएंगे यानी कि 1 आएगा, यानी कि ये आपका कैसा है, एक संयोजी एलिमेंट है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। चौथे पॉइंट में बताया गया, यदि पिछले सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हों, पिछले सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और 2 बाह्यतम कोश अपूर्ण हो, ऐसे तत्व की संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में लिखेंगे। यदि पिछले सभी कोश मीन्स कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हों, यदि पिछले सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हों और 2 बाह्यतम कोश अपूर्ण हो तो ऐसे तत्व की संयोजकता बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर 8 घटाने पर प्राप्त होती है, 8 घटाने पर प्राप्त होती है। ये हो, जैसे एग्जाम्पल है भैया, मान लीजिए कि स्कैंडियम को ले लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से पिछले कोश भरे हुए हैं, 2 बाह्यतम कोश अपूर्ण है, इसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, दोनों को हमने लिखा, दोनों को जोड़ लेंगे, -8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 से 8 गया 3, तो ये हो गया त्रिसंयोजी। तो स्कैंडियम आपका त्रिसंयोजी एलिमेंट है, ये क्लियर। और एग्जाम्पल 24 का क्रोमियम का देख लीजिए तो आपका 2 हो गया, 8 हो गया और ये हो गया 12, ये 2, तो ये आपका हो गया। इसका निकालेंगे तो 12 + 2 -8 करेंगे तो 12 2 14, 14 में से 8 गया, अच्छा
ये क्या हो गया, 6 संयोजी। ये आपका क्लियर हो गया। तो ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता को लेकर के हमने बात कर ली। एक पॉइंट और इसी में नोट कर लेंगे भैया, संक्रमण तत्व के बारे में कभी पूछा जाता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं ये मुख्यतः होते हैं तो द्विसंयोजी, मुख्यतः द्विसंयोजी होते हैं, लेकिन दो बाह्यतम कोश अपूर्ण होने के कारण प्रतिवर्ती संयोजकता भी शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता से रिलेटेड हमने पॉइंट देख लिए, जो कि बोरबरीक साहब के द्वारा बताए गए। तो ये पॉइंट आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज तक के सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए हुए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना आधुनिक के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।